हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर का जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था तो उसका पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। ठीक है, आप देखेंगे कि इस पेपर से डायरेक्टली बीपीएससी के प्रीलिम्स में कई क्वेश्चंस डायरेक्टली आए हैं। करंट के क्वेश्चन हो गए, जैसे गलवान वैली वाला क्वेश्चन हो गया, और भी कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको सीधे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको बीपीएससी जो भी एग्जाम लेती है, बीपीएससी आयोग द्वारा जितने भी एग्जाम लिए जाते हैं वो सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली नंबर 8 डाउन रेलगाड़ी को 9 अगस्त 1925 को किस जगह पर रोककर लूटा गया था? ये इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा काकोरी। हम लोग यहाँ जो भी आंसर देखने वाले हैं ये बीपीएससी की जो ऑफिशियल फाइनल की जारी की गई है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, उसी को हम लोग फाइनल आंसर की मानेंगे। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यह रही है कि वह आंदोलन के लिए निम्नलिखित में से किस समूह का समर्थन नहीं जुटा पाया था? देखिए, स्वदेशी आंदोलन आपको पता है बंगाल विभाजन की बात हो रही है और उस टाइम ये जो मुस्लिम समूह है इनका समर्थन नहीं जुटा पाया था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम का सेट बी है, ये सेट बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिरसा आंदोलन का धार्मिक चरित्र युवा बिरसा मुंडा पर इनमें से किसका प्रबल प्रभाव पड़ा था? ठीक है, किसका प्रबल प्रभाव, यानी कि पूछ रहा है कि बिरसा मुंडा के कौन से ऐसे गुरु थे जिनका प्रभाव इन पे पड़ा था? तो आपको जानते हैं इसको, ये है आनंद पनरे। आनंद पनरे, ये आप ध्यान रखेंगे कि ये आनंद पनरे जो थे ये वैष्णव संत थे और ये इनके गुरु बने थे और इन्होंने इनको बिरसा मुंडा को भगवत गीता के साथ साथ रामायण और महाभारत के प्रसंग सुनाए थे, जिससे आध्यात्मिक झुकाव हो गया था। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान हिंदी को पूरे देश के लिए भाषा के रूप में अपनाया गया था? ये था असहयोग आंदोलन, इसका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट देखते हैं, नरमपंथियों के द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना, याचिका और विरोध की पद्धति को गरम दल के नेताओं ने क्या नाम दिया था? तो अगर आप स्टार्टिंग के जो भी आईएनसी की मीटिंग थी शुरू में, उसमें क्या किया गया था, उसमें नरमपंथी लोगों ने, जो भी नरमपंथी के नेता थे, वो अंग्रेजों से प्रार्थना, याचिका और विरोध की पद्धति को अपनाए थे, जिनको गरमपंथियों ने भिक्षावृत्ति की राजनीति का नाम दिया था। उन्होंने बोला था कि ऐसे भिक्षा मांगने से आपको स्वतंत्रता नहीं हासिल होगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भिक्षावृत्ति की राजनीति। नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा कब की गई थी? देखिए, बीपीएससी में एक खास आप देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को लगातार मिल रहे हैं जिसमें डायरेक्टली डेट पूछा जा रहा है, तो इसलिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है। तो ये क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखते हैं, नेताजी द्वारा आजाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा कब की गई थी? इसका आंसर है 21 अक्टूबर 1943। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 5 अक्टूबर 1926 को इनमें से किस नेता ने रांची के स्थानीय आर्य समाज भवन में खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था? ये थे राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आर्य समाज भवन में खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, ये एग्जाम जो था ये 2022 में हुआ था, ये अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, तो ये आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर देखिए पूरा वीडियो। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व एक 70 वर्षीय व्यक्ति ने किया जो दृढ़ता पूर्वक सिपाहियों में शामिल हो गए, वो जब वे आरा पहुंचे। ये कौन थे? ये इजी क्वेश्चन है, सबको पता है, कुंवर सिंह। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन के नो टैक्स अभियान के अंतर्गत चौकीदारी कर का भुगतान करने से इनकार निम्नलिखित राज्यों में से कहां हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे चौकीदारी कर का भुगतान के लिए इनकार इसी राज्य से शुरुआत किसका हुआ था? ठीक है, तो बिहार, ये ध्यान रखेंगे, बीपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। कोमिला, ये देखिए कोमिला एक जगह है जो कहाँ पे है, बांग्लादेश के चटगांव में है। बांग्लादेश के चटगांव में कोमिला है, वहां की 2 स्कूली लड़कियों शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जिलाधीश की गोली मारकर हत्या कब की थी? देखिए, ये भी डायरेक्टली डेट पूछा है, इसलिए बता रहा हूं आपको कि जो भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर ध्यान से देखें, क्योंकि डेट पर काफी बीपीएससी का फोकस रहता है। इसका आंसर हो जाएगा दिसंबर 1931। ठीक है, और इसमें आपको और क्या ध्यान रखना चाहिए
देखिए ये जो जिलाधीश थे, पूछ सकता है नेक्स्ट एग्जाम में कि इनका क्या नाम था, तो इनका नाम था चार्ल्स स्टीवंस। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभिनव भारत क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन का निर्माण 1904 में इन नेताओं में से किसने किया था? इजी क्वेश्चन है ये भी। ये वीर सावरकर ने किया था, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए। इनमें से किसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि गांधीवादी अपने मंत्री स्तरीय और संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहते थे और उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष के विरोध में थे? देखिए इनका एक लेटर है, लेटर का काफी कम्बिनेशन किया गया है सुभाष चंद्र बोस का, तो इसी में ये बातें लिखी हुई आपको मिलती है। इनकी आत्मकथा है, इसमें कई सारे लेटरों को मिक्स करके इनकी आत्मकथा का रूप दिया गया है और इसी में इन्होंने ये बातें कही हैं, ठीक है। यह है सुभाष चंद्र बोस, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हरिंद्रनाथ घोष, जिनकी गवाही से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी, की हत्या किसने की? ये वैकुंठ शुक्ला ने की। ये आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा और साथ में आपको स्पेक्ट्रम में भी ये मिल जाएगा, ठीक है। वैकुंठ शुक्ला, इन्होंने हत्या की थी किसकी? किनकी? हरिंद्रनाथ घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां सत्र कहां आयोजित किया गया? ठीक है, सबसे पहले ये भी जान लें 53वां सत्र कब हुआ था? ये 1940 में हुआ था। और ये कहां हुआ था? ये रामगढ़ हजारीबाग। कहां पे है? रांची, सॉरी झारखंड में। ये झारखंड में रामगढ़ हजारीबाग 1940 में हुआ था। अच्छा, ये भी ध्यान रखेंगे कि इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है, ये अध्यक्ष थे इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किसने 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया था? तो ये थे विश्वनाथ दुबे। ऑप्शन नंबर डी। ऑफिशियल आंसर की है, तो इस पे आप पूरी तरह से ट्रस्ट कर लीजिए क्योंकि ये फाइनल आंसर की है, ऑफिशियल फाइनल आंसर की है। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग अभी रहने देते हैं क्योंकि इसमें काफी टाइम जाएगा, इसको सॉल्व करना होगा और इजी क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है ये साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण के अंतर आणविक बल को क्या कहा जाता है? ये कोहेसिव फोर्सेस होते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं संसंजक फोर्स। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट पूछ रहा है सही संबंध के बारे में पूछ रहा है मिलान करने के लिए। तो इसमें से जो ये है आपको पता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान अपॉन आयतन, ये सही संबंध है इसमें। छिपकली का पैर किसकी तरह काम करता है? ये सक्शन पैड की तरह काम करता है। आप देखते होंगे ऐसे होता है सक्शन पैड, समझ रहे हैं आप? किसी भी वॉल पर आप सक्शन पैड अगर चिपकाएंगे तो उसमें चिपक जाता है, ठीक है। तो ये छिपकली का पैर जो है ये सक्शन पैड की तरह काम करता है। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वोल्ट। देखिए ये सब क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं तो, और आप अगर काफी टाइम से या फिर 1 साल 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इजिली गेस कर पा रहे होंगे कि ये सारे क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिलेटेड हैं या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वहीं से पूछे गए हैं, ठीक है। इसलिए आप समझ रहे हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सूर्य के प्रकाश के वर्ण क्रम में 7 रंगों के क्रम में किस प्रकार से दर्शाया गया है? ये कलर का जो फर्स्ट लेटर होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको डिवाइड किए हुए हैं कि इसको संरचना दी गई है और इसमें कैसे होता है, कैसे 7 रंगों का क्रम है। इस तरह से 7 क्रम जो आते हैं आप इंद्रधनुष में देखे होंगे। तो ये होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। विब्योर, ये आप ध्यान रखेंगे। इजी क्वेश्चन है, ये आप काफी पहले से पढ़े हुए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया है इस टाइप का क्वेश्चन। ये देखिए किसी तरल पदार्थ का क्वथनांक, क्वथनांक क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है? तो ये जब हम लोग किसी तरल पर प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, जब ध्वनि तरंग के रूप में चलती है
जब ध्वनि तरंग के रूप में चलती है तो क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है माध्यम के कण स्रोत से श्रोता की ओर बढ़ते हैं। ये ऐसा कुछ होता नहीं है इस टाइप की चीजें। माध्यम के कण स्थिर होते हैं, नहीं कम, आप जानते हैं कि जो ध्वनि तरंग होती है उसमें क्या होता है, यहाँ भी देखिए ऊपर नीचे कंपन करते हैं, जबकि रियली में क्या होता है कि जो कण होता है वो एनर्जी का ट्रांसफर करता है। ठीक है, माध्यम के कण अपनी औसत स्थिति को छोड़े बिना ये ऐसे ही रहते हैं और एनर्जी का ट्रांसफर कर देते हैं, तो बिना ऊर्जा को स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, ध्वनि तरंग में कैसे होता है, माध्यम के कण जो होते हैं ये जहां रहेंगे वहीं रहेंगे, औसत स्थिति को छोड़ेंगे नहीं और एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो ये आप ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, एक पियानो की पिच कम करने के लिए, देखिए पियानो की पिच कम करने के लिए आप 8 क्लास की एनसीईआरटी का साइंस पढ़ेंगे तो उसमें डायरेक्टली आपको ये चीजें मिल जाएंगी। और इससे क्या पता चलता है कि साइंस की एनसीईआरटी की बुक जो होती है वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे कोई भी पीसीएस हो। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। एक पियानो की पिच जो होती है कम कैसे होती है, देखिए इसमें क्या क्या हो जाएगा, एक तो हम लोग अगर मोटा स्ट्रिंग यूज करेंगे, जो धागा होता है पियानो का, तो अगर उसकी मोटाई अगर बढ़ाएंगे तो उसकी पिच जो होगी वो कम हो जाएगी। और तनाव क्या होना चाहिए, तनाव कम होना चाहिए, अगर पिच कम करना है तो टेंशन भी कम होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन ई हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। देख सकते हैं, अच्छा देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें यही बोलता कि पिच को बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए, फिर पतला स्ट्रिंग यूज करना पड़ता और टेंशन को बढ़ाना चाहिए, फिर ऐसा हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जब एक विद्युत उपकरण का स्विच बंद किया जाता है तो क्या डिस्कनेक्ट हो जाता है, लाइन वायर डिस्कनेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। यदि एक फुलाया हुआ गुब्बारा जलते बल्ब के पास लाया जाता है तो वह फट जाता है, क्यों, क्योंकि जो गुब्बारे की अंदर हवा होती है वो गर्म हो जाती है, और जब हवा गर्म हो जाएगी तो क्या होगा, हवा के गर्म होने से उसका हवा फैलती है, और जब हवा फैलेगी तो गुब्बारा जो होगा उस पर प्रेशर पड़ेगा और वो फट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इन्होंने सबसे पहले यह सुझाव दिया था कि पदार्थ बहुत छोटे कणों से बना हुआ है जिसे अणु कहते हैं, तो अणु का सिद्धांत किन्होंने दिया था, महर्षि कणाद, ऑप्शन नंबर ए। पदार्थ के अंतर रूपांतरण वाली स्थिति में क्या होता है, देखिए अगर आपको बताता हूं, रासायनिक संरचना में परिवर्तन और भौतिक संरचना में परिवर्तन, जब रासायनिक संरचना में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, आपको न्यू प्रोडक्ट देखने को मिलता है, आपको हमेशा न्यू प्रोडक्ट देखने को मिलता है। लेकिन जब भौतिक संरचना में परिवर्तन होता है तो नया पदार्थ नहीं बनता है, बल्कि उसमें क्या होता है, उसमें इंटरनल कुछ जो चीजें होती हैं वो एक्सचेंज होती हैं। अंतर रूपांतरण वाली स्थिति में क्या हो जाएगा, इसका 37 का, इसमें रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि रासायनिक संरचना में अगर परिवर्तन होता तो क्या होता, न्यू प्रोडक्ट बन जाता है। जब इसमें क्या बोल रहा है, अंतर रूपांतरण वाली स्थिति में, यानी कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं देखने को मिल रहा है मुझे, जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे पानी में आप चीनी को मिला दिए, ठीक है, चीनी का घोल है और उसका तो चीनी और पानी का जो घोल है वो क्या हो गया, कोई नया प्रोडक्ट बना, नहीं बना, क्योंकि हम लोग उसको गर्म करेंगे तो फिर मुझे क्या मिल जाएगा, फिर से वापस मुझे चीनी वैसे का वैसा ही मिल जाएगा। ठीक है, जबकि जबकि अगर हम लोग सब्जी बना देते हैं, अगर आप आलू की सब्जी बना रहे हैं और आलू को कट किए उसको सब्जी बना दिए, तो क्या आप उसको वापस से आलू बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं ना, तो ये हो गया यहाँ पे ये रासायनिक संरचना में परिवर्तन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किसी मिश्रण के विभिन्न घुले हुए घटकों को एक उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण विधि द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये आपको लूसेंट में भी मिलेगा, एनसीईआरटी में भी मिलेगा, और भी जितने भी बुक्स हैं मार्केट में उस सब में मिल जाएगा। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे ये कई बार पूछ चुका है। एक परमाणु की संरचनात्मक स्थिरता को इन्होंने समझाया है,
तो ये है नील्स बोर। देखिए नील्स रदरफोर्ड का जो सिद्धांत था उसमें क्या हुआ था कि वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स को नहीं प्रमाणित कर पाए थे, जबकि नील्स बोर ने क्या सिद्धांत दिया था कि जो एटम है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स के रिवॉल्यूशन को इन्होंने डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के रूप में समझाया था, और इसी समय क्या पता चलता है स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स का वो हम लोग समझ पाए। ठीक है, और ये किन्होंने दिया था, ऑप्शन नंबर बी नील्स बोर। तत्व का द्रव्यमान संख्या उस परमाणु के नाभिक में मौजूद किसके बराबर होता है, तो मास नंबर इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान किसी तरल में गैस के बुलबुले के निर्माण को क्या कहा जाता है, ये होता है बुदबुदाहट। ठीक है, इसको बुदबुदाहट कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए चांदी, लोहा और तांबा, ये तीनों के लिए क्या बोल रहा है, ये प्रतिक्रियाशील होते हैं और इनको प्रतिक्रिया का सही क्रम में सजाना है कि किसकी प्रतिक्रिया सबसे ज्यादा है, किसकी सबसे कम है। अब देखिए आपको पता है ये सबसे ज्यादा इसका प्रतिक्रियाशील कौन है, लोहा है, उसके बाद कौन है, तांबा है, और लास्ट में चांदी है। ठीक है, अब इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो इसमें ये नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ई, ये आप ध्यान रखेंगे, लोहा, तांबा, चांदी, फिर क्या होता है, सोना। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, भविष्य में बड़े पैमाने पर ईंधन के रूप में किसको देखा जाएगा, ये हाइड्रोजन, इजी क्वेश्चन पूछा गया है, हाइड्रोजन को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी का कितना प्रतिशत समुद्र और महासागर में है, तो ये 97.4%। ये आपको एनसीईआरटी ज्योग्राफी में डायरेक्टली दिया गया है, और भी जितने भी साइंस के बुक्स हैं उसमें भी आपको मिल जाएगा, 97.4%। प्रेशर कुकर में खाना पकाने में कम समय लगता है, क्योंकि देखिए क्यों कम लगता है, क्योंकि प्रेशर कुकर में पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है, यानी कि क्वथनांक बढ़ जाता है, यह पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है और इसलिए खाना पकाने में कम समय लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सैप के आरोहण के लिए जिम्मेदार बल, देखिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा सैप का आरोहण, पहले आपको ऑप्शन बता देता हूं, इसका ऑप्शन जो होगा, इसका ऑप्शन नंबर ई होगा, और इसमें क्या होता है थोड़ा आपको समझा देता हूं। तो सैप का आरोहण यानी कि असेंट ऑफ सैप, असेंट ऑफ सैप, ये क्या होता है, देखिए ये पेड़ है ये, और ये जड़ है, तो पानी और जो भी पोषक तत्व हैं उसका अपवर्ड जो मोशन होता है इसी को हम लोग बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। पानी और पोषक तत्वों को ऊपर की तरफ जो खींचता है हमारा पौधा, वही होता है एसेंट ऑफ सैप, सैप का आरोहण। और ये कैसे होता है, तो इसमें जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कैपिलरी फोर्स होते हैं, रूट प्रेशर होते हैं, ट्रांसपरेशनल पुल होते हैं, यानी कि ये तीनों हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है फूल के प्रजनन तंत्र कौन कौन से होते हैं, ये होता है पुंकेसर और गर्भकेसर। ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, पुंकेसर और गर्भकेसर। देखिए एक चीज अभी तक आप लोग देख रहे होंगे कि अभी तक जितने भी हम लोगों ने प्रश्न देखे हैं उसमें कुछ डेट्स को अगर छोड़ दिया जाए तो मोस्टली क्वेश्चंस आपको नॉर्मल एनसीईआरटी और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उससे डायरेक्टली सॉल्व किए जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ग्लूकोज की अधिकता को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, ये है इंसुलिन। ठीक है, ये है इंसुलिन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं, देखिए बॉडी में जो पीयूष ग्रंथि होता है इसी को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। एकमात्र धमनी जो विऑक्सीजनिक रक्त का वहन करती है, ये क्वेश्चन आ चुका है बीपीएससी एग्जाम्स में भी पूछ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और देखिए ये 2 महीने पहले जो ये एग्जाम हुआ था और इससे डायरेक्टली क्वेश्चन रिपीट हुए हैं आपको बीपीएससी एग्जाम्स में, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा फायदा उनको हुआ होगा जिन्होंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा फुसफुसीय धमनी। ये होता है, ये एकमात्र ऐसी धमनी है जो विऑक्सीकृत जनित
रक्त का वहन करती है। ये था क्वेश्चन नंबर 50। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लसिका का गैर कोशिकीय हिस्सा पानी का लगभग कितने से बना होता है? तो ये है 94%। एनसीईआरटी में डायरेक्टली दिया गया है 94%। ठीक है। अच्छे भोजन का गंध से मुंह में, अच्छे भोजन जब बनते हैं, जब आपके यहाँ पकवान बनते हैं तो उसके स्मेल से मुंह में पानी आ जाता है। क्यों होता है ये? तो इसका अधिग्रहित प्रतिवर्ती क्रिया की वजह से ये ऐसा होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, कौन सी है? न्यूरॉन। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है पहले यूपीएससी एग्जाम में। ऑप्शन नंबर ए, न्यूरॉन। टीकाकरण की कल्पना किन्होंने की थी? ये थे एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मनोवैज्ञानिक दवा नहीं है? देखिए, कोकीन, ये सब मेंटल जो मेडिसिन होती है उससे रिलेटेड है। मॉर्फिन भी, हीरोइन भी, ये सारी मानसिक दवाओं में इस्तेमाल होता है। ये क्या है? पेनिसिलिन। तो ये एक एंटीबायोटिक है और ये बैक्टीरिया को मारने के काम में आता है, पेनिसिलिन। ठीक है। तो ये एक मनोवैज्ञानिक दवा नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए, ठीक जो मई में एग्जाम हुआ था बीपीएससी का, और उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र की गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों के मध्य हुई हिंसक झड़प का तिथि कौन सा है? अब देखिए, अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं किया है और आप कितने भी बुक से आप करंट अफेयर पढ़ते गए हो, बट इस टाइप के क्वेश्चन आपको याद रखना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अगर आप क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो ये था जो हिंसक झड़प हुआ था गलवान घाटी में, तो ये कब हुआ था? 15 जून 2020। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि नेक्स्ट जो यूपीएससी का एग्जाम होने वाला है तो उसमें भी रिपीट हो सकता है। भारत सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान में 4L की संकल्पना की गई है। आपने अगर इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है तो उसमें ये डायरेक्टली दिया गया है। और ये 4L क्या है? ये है लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ। इनमें सुधार के लिए बनाया गया है ये 4L की संकल्पना। लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ सुधारों से संबंधित है। इसमें दिया गया है आत्मनिर्भर भारत अभियान। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय मुक्त डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का आधार वाक्य क्या है? तो इसका आधार वाक्य है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी कि न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। ऑप्शन नंबर डी। भारत फार्मास्यूटिकल सेक्टर विभिन्न टीकों की वैश्विक मांग के कितने प्रतिशत भाग को आपूर्ति करता है? तो ये 50% को, जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में 50% जो वैश्विक मांग है उसको ये 50% पूरा करता है हमारा भारत। नेक्स्ट है, वंशधारा जल विवाद। वंशधारा जल विवाद किससे संबंधित है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019 के अनुसार वर्ष 2025 तक भारतीय इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के कारोबार को बढ़ाने का लक्ष्य क्या है? तो ये है, देखिए इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें सब में $1 मिलियन लिखा गया है, जबकि इसका आंसर होगा $400 बिलियन है। ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ई। तो ये आपको याद रखना है। और ये किसके अकॉर्डिंग है? राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति के अकॉर्डिंग है ये। ठीक है। भारत सरकार के अनुसार कॉयर जियो टेक्सटाइल नामक पदार्थ का उपयोग कहां किया जा रहा है? ये सड़क निर्माण में किया जा रहा है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु आरबीआई द्वारा स्थापित 500 करोड़ के भुगतान अवस्थापना विकास कोष में आरबीआई का अंशदान कितना है? आरबीआई ने इसमें 250 करोड़ का अंशदान दिया है। विश्व मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान रहा है? 116वां। देखिए अब तो ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो बीपीएससी एग्जाम 67वीं बीपीएससी एग्जाम है उसके लिए अभी भी ये इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, 116वां है। वैसे भी आपको कोई भी इस टाइप का डाटा याद रखें तो उसमें 1 साल पहले का जरूर देख लेना चाहिए।
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वें चक्र के अनुसार भारत में उच्चतम और निम्नतम साक्षरता दर वाले राज्य हैं। देखिए ये भी रिपीट हो गया है, ये भी बाद में रिपीट हुआ है एग्जाम्स में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन हो जाएगा केरल और आंध्र प्रदेश। केरल में सबसे उच्चतम है और आंध्र प्रदेश में सबसे निम्नतम साक्षरता दर। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं पढ़ गए हैं तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को गेस करने में भी बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि निम्नतम साक्षरता दर में आप जनरली आंध्र प्रदेश पे नहीं जाएंगे। इस देश ने उइगर मानवाधिकार विधेयक 2020 पारित किया है, तो ये किसने जारी किया है? यूएसए। एक चीज और ध्यान रखेंगे, बीपीएससी में अगर आप करंट क्वेश्चन देखते हैं और इस टाइप का ऑप्शन रहे तो ज्यादातर मैंने देखा है अभी तक कि अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है तो आप यूएसए पे जा सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी का हमेशा यूएसए पर बड़ा जोर रहता है। और नॉट ओनली बीपीएससी, इवन यूपीपीसीएस में भी। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौर में विभिन्न देशों के मध्य सुरक्षित संपर्क स्थापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली संपर्क नीति क्या थी? तो ये था, इसका आंसर हो जाएगा ई कूटनीति, ऑप्शन नंबर बी, ई कूटनीति। अमेरिकी राष्ट्रपति ने G7 में निम्नलिखित में से किन देशों को शामिल किए जाने की बात कही? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और रूस, इन चारों देशों को G7 में शामिल किए जाने की बात कही है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर किस देश के साथ भारत ने द्विपाक्षिक आभासी शिखर सम्मेलन 4 जून 2020 को आयोजित किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने। देखिए ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? 4 जून 2020। ये एग्जाम कब हुआ है? ये एग्जाम जनवरी 2022 में हुआ है। आपका बीपीएससी एग्जाम 7वीं कब हुआ था जो कैंसिल हो गया? वो भी लगभग मई में 2022 में हुआ था। तो आप इसको देख लीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन 2 साल पीछे के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें भी पूछे गए थे और इसमें भी पूछे गए थे, तो इसलिए ये सब भी इम्पोर्टेंट है। अभी आर्थिक कूटनीति के तहत हाल ही में चीन ने बांग्लादेश के कितने प्रतिशत उत्पादों को आयात शुल्क में छूट प्रदान की है? तो ये 97%। ये न्यूज में था अभी करंट में। जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाओं के कारण कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशिया की बैटरी कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाओस, ऑप्शन नंबर ए। निजी क्षेत्र की कंपनी स्पेस एक्स के अंतरिक्ष कैप्सूल को ISS के साथ डॉकिंग की प्रक्रिया को पूर्ण करने में कितना समय लगा? तो ये लगे थे 19 घंटे। ये भी करंट में दिया गया था। ब्रह्मांड में पारलौकिक जीवन को खोज करने वाले किस देश ने FAST क्या है? फास्ट नामक वेधशाला टेलीस्कोप का स्थापना किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए कोविड-19 के नवीनतम प्रकार क्या हैं? इसका आंसर है A3I। आंसर को लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि ये बीपीएससी की फाइनल आंसर की है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ने के लिए ताइवान और स्विट्जरलैंड की टेक्सटाइल कंपनियों के साथ मिलकर भारत कौन सी टेक्सटाइल कंपनी ने एंटीवायरल वस्त्र बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरविंद टेक्सटाइल कंपनी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, वर्ष 2019 के आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता कौन है? तो ये है बेन स्टोक्स, इंग्लैंड। ये भी देखिए 2019 का पूछा गया है 2022 में, ठीक है, क्योंकि कोरोना की वजह से लेट से हुआ था। महिला क्रिकेटरों के लिए बीसीसीआई का वर्ष 2018-19 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो ये अंजुम चोपड़ा को प्रदान किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 2019 के लिए 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म 1917 के निर्देशक कौन है? अब देखिए ये भी 2019, क्योंकि कोरोना चल रहा था 2 साल और उसमें ये चीजें कई बाद में भी आई है। और इसके 1917 के निर्देशक कौन थे? ये थे सैम मेंडिस, ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2019 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? तो ये वासुदेव मोही। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको कैसे ध्यान रखना है
आपको 2019 का ध्यान रखना है, आपको 2020 का ध्यान रखना है। 2020 में किनको मिला था? शरण कुमार लिम्बाले। और आपको 2021 का भी याद रखना है 6वीं बीपीएससी के लिए, ये मिला है प्रोफेसर रामदरस मिश्र। ये आपको तीनों नाम ध्यान रखने हैं इसके लिए 6वीं बीपीएससी एग्जाम और आने वाले जो भी बीपीएससी एग्जाम्स हैं उसके लिए। वर्ष 2019 के शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता का देश कौन सा है? तो ये है इथोपिया के रहने वाले थे अबी अहमद। अबी अहमद थे, इनको मिला था 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार और ये कहाँ के रहने वाले थे? इथियोपिया के। ऐसे ही आप अभी जो 2000 मैंने वीडियो बना रखा है जो अभी लेटेस्ट नोबेल पुरस्कार हैं उन पे काफी अच्छा ट्रिक से मैंने बता रखा है। आपको देश के नाम, उनके नाम और किस लिए मिला है, ये सारे ट्रिक से आपको इजीली एक बार में याद हो जाएंगे। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर नोबेल पुरस्कार जरूर देख लेंगे। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा 2020 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये है डीएमसी को ये मिला है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020। नेक्स्ट देखिए, विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2020 का क्रिस्टल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये दीपिका पादुकोण को। ऑप्शन नंबर डी। भारत पर्व 2020 का आयोजन स्थल कहाँ था? ये ऑप्शन नंबर ए लाल किला, दिल्ली में लाल किला में इसका आयोजन हुआ था। न्यूजीलैंड के घरेलू 2020 क्रिकेट श्रृंखला में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले क्रिकेटर कौन थे? ये थे लियो कार्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। जंगलों में लगने वाली वार्षिक बुश फायर सीजन ने सितंबर 2019 में किस देश में विकराल रूप ले लिया है? तो ये था ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश कौन सा था? तो ये नंद वंश था। प्रथम गैर क्षत्रिय वंश नंद वंश। अशोक के किस अभिलेख में अकाल का उल्लेख किया गया है? ये है सोगौरा। सोगौरा में अकाल का उल्लेख है। ठीक है, सोगौरा में अभिलेख जो है इसमें अकाल का उल्लेख किया गया है। मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय किस प्रकार न्याय करता था? कंटक शोधन, देखिए कंटक शोधन न्यायालय आप देखेंगे तो ये फौजदारी के लिए न्याय करता था, फौजदारी कोर्ट था ये। ठीक है, कंटक शोधन। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? ये थे चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। वत्सराज किस वंश का प्रसिद्ध शासक था? तो ये थे गुर्जर प्रतिहार वंश। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा प्राचीन काल में भूमि कर नहीं था? तो इसमें पेट। ऑप्शन नंबर डी। भूमि कर ये नहीं था, ये ऊर्ध्व, भोग और भाग ये सब भूमि कर के प्रकार थे। एनसीईआरटी आपको नई वाली में दिया हुआ है। किस सुल्तान ने सेना में दाग और चेहरा लागू किया था? दाग और चेहरा की नीति जो थी उसने अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। ऑप्शन नंबर सी। फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का किस नाम से फारसी में अनुवाद करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने, तो इसका ऑप्शन नंबर बी, दलाई ए फिरोज शाही। किस राजपूत ने महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ था? किस राजपूत के महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ था? तो ये थे राणा वीरसाल। ऑप्शन नंबर डी, राणा वीरसाल के महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। बीपीएससी के लिए हमेशा अकबर इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो एक क्वेश्चन हमेशा आपको देखेंगे। किस मुगल शासक ने न्याय हेतु एक जंजीर और घंटी लटकाई थी जिसे जंजीरे आदिल कहा जाता था? तो ये थे जहांगीर। उन्होंने बाहर में एक जंजीर और घंटी लटकाई हुई थी। आपको जब भी लगे कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ है या कहीं अन्याय हो रहा है तो आपको जाकर एक घंटी से उस पे चोट करनी होती थी और वो बजाना होता था। इसी को बोलते थे जंजीरे आदिल। शेर शाह की भू लगान व्यवस्था की निम्नलिखित में से किससे तुलना की जा सकती है? तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था जो होती है उससे ये कंपेयर किया जा सकता था। शेर शाह की भू लगान व्यवस्था ये रैयतवाड़ी व्यवस्था की तरह ही था। ऑप्शन नंबर सी। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व
किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये इजी क्वेश्चन है, कैप्टन मुंडो। सर्वप्रथम किस मराठा पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाजीराव द्वितीय। वह पहला भारतीय कौन था जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था? तो ये आप जानते हैं, दादा भाई नौरोजी। अगर यही अगर क्वेश्चन पूछता आपसे कि हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किसने पहली बार लड़ा था, तो ये नहीं थे, लेकिन ये जीतने वाले पहले सदस्य थे दादा भाई नौरोजी। नील खेतिहरों की दुर्दशा का दर्शाने वाला पुस्तक नील दर्पण के रचयिता? ऑप्शन नंबर सी, दीनबंधु मित्र। प्लासी युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था? तो ये थे राजा सिताब राय। ये आपको सीआरटी में साफ किया हुआ है, राजा सिताब राय को उप दीवान नियुक्त किया गया था। कब? प्लासी युद्ध के बाद में। नेक्स्ट है, बिहार में 3 कठिया पद्धति किस फसल के उत्पादन से जुड़ा हुआ था? तो आप जानते हैं ये नील हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट था, डायरेक्टली यूपीएससी में आ गया था। इस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड घटित हुआ था? तो ये था 1908 में, ऑप्शन नंबर बी। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन बिहार के किस शहर में हुआ था? ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली 2 महीने बाद जो बीपीएससी का प्रीलिम्स हुआ था, 67वीं बीपीएससी का, उसमें डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ गया था। तो 1922 में कब कहा हुआ था? गया में। बिहार कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे हसन इमाम, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस महासागर में सुंडा खाई स्थित है? ये कहाँ है? हिंद महासागर में, ऑप्शन नंबर ए। ये सारे क्वेश्चन आप देखेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट है और इनडायरेक्टली प्रीवियस ईयर से जुड़े हुए हैं। विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन है? ऑप्शन नंबर डी, चाइना। बुशमैन का निवास स्थान कहाँ है? तो ये है कालाहारी डेजर्ट, ऑप्शन नंबर बी। हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा जो है कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, मोजाम्बिक जलधारा। ये गर्म जलधारा है मोजाम्बिक। और कैसे जानेंगे गर्म जलधारा है? तो इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। देखिए जो मोजा होता है, शॉक्स होता है, वो आप कब पहनते हैं? ठंडी में पहनते हैं। क्यों? ताकि आपको गर्मी लगे। ठीक है, गर्म जलधारा हो जाएगा। किस प्रकार की कृषि में किसान और उसका परिवार केवल अपने लिए या स्थानीय बाजार के लिए अनाज का उत्पादन करता है? ये जीवन निर्वाह खेती होती है। इसी को बोलते हैं अपने जीवन के निर्वाह के लिए जो खेती की जाती है, वही ये जीवन निर्वाह खेती। सिरोको उष्ण आर्द्र हवाएं कहाँ बहती हैं? ये ह्यूमिड एयर होता है, ह्यूमिड एयर, इसमें नमी होती है और गर्मी होता है। तो ये सहारा जो है अफ्रीका में, वहां से स्टार्ट होकर और जो साउदर्न यूरोप है, साउदर्न यूरोप, उसमें आल्प्स तक ये हवा इस डायरेक्शन में बहती है, मेडिटेरेनियन को पार करते हुए। ठीक है, तो इसमें आपको कौन कौन सा हो जाएगा? सहारा हो जाएगा, मिस्र हो जाएगा, आल्प्स तक बहता है। तो इसमें आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। गिर नेशनल पार्क इसी क्वेश्चन है, गुजरात में है, ऑप्शन नंबर सी। संगमरमर चट्टान किस श्रेणी में आता है? तो ये कायांद्री चट्टाने में आती है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसमें जैव विविधता अधिकतम होती है? तो ये जैव विविधता जो होती है सबसे ज्यादा अधिक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है? हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है? तो ये होती है, ये सतलुज नदी है, ऑप्शन नंबर ए। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित रहती हैं और एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। इस जीवन समर्थित तंत्र को क्या कहते हैं? इसको हम लोग पारितंत्र कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग पारितंत्र कहते हैं। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में अधिसूचित वन क्षेत्र का प्रतिशत, देखिए ये अभी जो 2021 का है उसको आप लोग देख लेंगे, ये ओल्ड वाला है। ठीक है, इसका आंसर वैसे ऑप्शन नंबर ई है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, छठ पूजा किन माहों में मनाई जाती है? तो ये आप जानते हैं, मार्च और
नवंबर में छठ पूजा मनाया जाता है। बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी। भारत में बिहार में स्थित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, ये 16.5%। ऑप्शन नंबर सी। बिहार में भारत का जो बिहार में स्थित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वो 16.5% है। जल मंदिर कहाँ है? ये है पावापुरी में। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो सीमा साझा कौन नहीं करता है? पूर्णिया। मधुबनी करता है, किशनगंज और सीतामढ़ी तीनों नेपाल से सीमा साझा करते हैं। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा होती है 1205 mm। ऑप्शन नंबर। समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है? तो ये है इसका उद्देश्य जीवन स्तर को बेहतर बनाना। ऑप्शन नंबर डी। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये 65th में ये पूछा गया था ऑलरेडी क्वेश्चन, और इसी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कैबिनेट सेक्रेटरी। ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिमंडल सचिव। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले प्रधानमंत्री, और तभी ये 9वीं अनुसूची लागू हुई थी, जिसमें जिस टाइम पे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल था। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? पोस्टमार्टम कहा जाता है अधिकार शिक्षा। ये भी क्वेश्चन पहले यूपीएससी में आ चुका है। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो ये है इसमें, ये 5वीं अनुसूची 5th शेड्यूल में ये है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। राज्यसभा की लोकसभा की समान क्षमता किस क्षेत्र में है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और ये है संविधान के संशोधन करने में। ये बीपीएससी में भी रिपीट हुआ है बाद में। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो ये इसमें आर्टिकल 17 किसमें आता है? समता के अधिकार में। आर्टिकल ऑप्शन डी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रारंभ की गई थी? तो ये आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले राजस्थान में, फिर आंध्र प्रदेश में। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? ये हुआ 2 अक्टूबर 1952 को। ऑप्शन नंबर सी। पंचायती राज निम्नलिखित में से किसका विषय है? ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री किसान योजना संबंधित है, किससे संबंधित है ये? तो ऑप्शन नंबर डी, कटाई से पहले की आकस्मिक आवश्यकता से। प्रधानमंत्री किसान योजना। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। नील क्रांति मिशन किससे संबंधित है? तो इसका लक्ष्य जो था 2020 तक 3 गुना मछली उत्पादन से था। ऑप्शन नंबर ए। एडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम किससे संबंधित है? तो देखिए, एडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम के जब आप वेबसाइट जब जाइएगा तो इसमें आप करंट अफेयर में क्या मिलेगा? इसकी शुरुआत जो हुई थी 27 सितंबर 2017 से हुई थी, और ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और भारतीय पुरातत्व संरक्षण के सहयोग से ये शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, और इसमें कदम से कदम तरीका से चलने को कहा गया है, सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देने की बात कही गई है। तो ये सारा इसमें सही है, इसलिए ऑप्शन इसका ई हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति 4.0 संबंधित है, ये इसमें सारा ये हो जाएगा। स्मार्ट तकनीक के अधिग्रहण से निर्णय लेने सुधार में। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जनरली ऑप्शन ई देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बीमा मूल्य है क्या है ये? तो ये 2% तक की खरीफ फसल के लिए सही है। 2% नहीं, रबी फसल में क्या होता है? 1.5% है। 1.5% रबी फसल में है, और 5% तक वाणिज्यिक और बागवानी फसल के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही है और सी सही, यानी कि ई हो जाएगा। ठीक है, इसमें 3 तरह के संरक्षित एरिया हैं। कौन कौन से? एक तो खाद्यान्न फसल हो गए, तिलहन हो गए और वाणिज्यिक फसल हो गए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, मुद्रा योजना किससे संबंधित है? ये सिडबी।
ऑप्शन नंबर डी। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये इसके लिए ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, सुपरमार्केट की आपूर्ति श्रृंखला संबंधित है, तो ये इसका भी देखिए सारे ऑप्शन लगभग सही है, ये ऑप्शन गलत है, ये सही है, तो सही ऑप्शन नंबर ई। देख सकते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये प्रधानमंत्री किसान कौशल विकास योजना जो है, ये रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ग्रीन अकाउंटिंग का उद्देश्य किससे मेल नहीं खाता है? तो देखिए, ये ग्रीन अकाउंटिंग में क्या होता है, तो जैसे जीडीपी में क्या होता था, जीडीपी इन्वायरमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट पर उतना ज्यादा फोकस नहीं करता था जीडीपी, इसलिए हम लोगों ने ग्रीन अकाउंटिंग पर बात करना शुरू किया, जिसमें इन्वायरमेंट मुख्य मुद्दा होगा। इसमें रक्षात्मक व्यय, पर्यावरणीय लागत एवं लाभ की बात की जाती है, भौतिक संसाधन खाता, वास्तविक संसाधन की बात की जाती है, इसलिए इसमें उद्देश्य में मेल नहीं खाता है, पूछ रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। बिहार के तृतीय कृषि रोड मैप का शुभारंभ कब किया गया था? तो ये कब किया गया था? नवंबर 2017, ऑप्शन नंबर। बिहार सरकार द्वारा पर्यावरण संबंधित प्राकृतिक खतरों से बचने के लिए उठाए गए कदम संबंधित हैं, तो ये इसमें ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि तो ये आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएगा। बिहार में औद्योगिक निवेश विकास नीति 2016 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये संबंधित है फूड पार्क और टेक्सटाइल पार्क परियोजना में ब्याज की सब्सिडी सीमा 35% तक करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर का सही प्रतिशत क्या है? देखिए, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर जो है 61.8% है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। बिहार का सबसे गरीब जिला कौन सा है? इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर ई। इस तरह से हम लोग ये पूरा पेपर कंप्लीट कर लिए हैं, सॉल्व कर लिए। आप इसको जरूर देखें एक बार, क्योंकि इसमें से आपको निश्चित तौर पे आने वाले 67 बीपीएससी में जरूर फायदा होगा। ओके, थैंक यू।